लास्ट लेक्चर में हम लोग रेडियो एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर दिए थे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, अच्छे से उसका पूरा चीर फाड़ करके पता करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, क्यों होता है और किस किस तरह से होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए रेडियो एक्टिविटी और उसमें सब हेडिंग डालिए न्यूक्लियर फोर्स। हेडिंग डालिए रेडियो एक्टिविटी और उसमें सब हेडिंग डालिए न्यूक्लियर फोर्स। पहला है आपका रेडियो एक्टिविटी और इसके अंदर सब हेडिंग में डाल लो आपका न्यूक्लियर फोर्स। तो भाई एक बात बताओ, अभी तक जो आपने पढ़ा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, इससे एक बात आपको समझ में आ चुकी है कि न्यूक्लियस के अंदर है क्या है न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन है और आपका न्यूट्रॉन है। तो अगर हम न्यूक्लियस का एक डायग्राम यहां पर ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर मुझे क्या मिलेगा। तो सर मेरे को एक प्रोटॉन मिल सकता है, मेरे को प्रोटॉन मिल सकता है और मेरे को न्यूट्रॉन मिल सकता है। मेरे को पता है कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन मेरा न्यूट्रल है। तो एक बात बताइए, अगर आपका न्यूक्लियस एक घर, हम इसको मान ले, एक छोटा सा घर, बहुत छोटा सा घर, आपको पता है न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है और उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल नहीं करते होंगे क्या? आपको पता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो प्रोटॉन्स हैं आपस में, यहां पर जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, न्यूट्रॉन्स तो आपस में कुछ नहीं कर रहे होंगे, भाई ये न्यूट्रल है, ठीक है। बट क्योंकि प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फिर ये न्यूक्लियस मेरा स्टेबल कैसे है? न्यूक्लियस को तो टिकना ही नहीं चाहिए, एक सेकंड में नहीं टिकना चाहिए। ये जो प्रोटॉन है चीर फाड़ करके न्यूक्लियस को बाहर आ जाएगा। आपका न्यूक्लियस ही जब स्टेबल नहीं होगा तो एटम कैसे स्टेबल होगा, ये बताइए। हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इधर प्रोटॉन है भैया, प्रोटॉन है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब रिपेल करने वाली चीजें एक साथ लाकर आप रखे हुए हैं तो फिर आपका न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है न्यूक्लियर फोर्स। वो है न्यूक्लियर फोर्स, मतलब कि ये जो आपका एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहे होंगे, जो भी एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहे होंगे, इनको बैलेंस कौन कर रहा होगा? न्यूक्लियर फोर्स कर रहा होगा। तो क्या है ये न्यूक्लियर फोर्स, कब लगता है, कैसा होता है, कहां लगता है? तो पहला डालिए न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तभी लगेगा जब दो बॉडीज चार्ज होंगी, एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाएंगी। न्यूक्लियर फोर्स में यह आवश्यकता खत्म हो जाती है। चार्ज नहीं भी रहेगा तो भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। तो अगर चार्ज नहीं भी रहेगा तब भी अगर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है तो ये किसके किसके बीच में लग सकता है? ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी बीच में लग सकता है। मतलब कि ये जो प्रोटॉन है जिसको दूसरा प्रोटॉन रिपेल कर रहा होगा, इसको न्यूक्लियर फोर्स लगा के रोक कौन रहा होगा? तो ये वाला प्रोटॉन भी इसको रोक रहा होगा, सॉरी ये वाला न्यूट्रॉन भी इसको रोक रहा होगा, ये वाला भी न्यूट्रॉन इसको रोक रहा होगा, और जो प्रोटॉन है वो भी इसको अपनी तरफ न्यूक्लियर फोर्स लगा करके रोक रहा होगा। और इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से बनता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर देता है। आया समझ में? तो इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूट्रलाइज होता है और आपका न्यूक्लियस आपका स्टेबल बन के रह पाता है। और क्या हमें पता है इसके बारे में? इसके बारे में ये पता है कि इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये अट्रैक्टिव होता है सर्टेन केसेस में, जब डिस्टेंसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ केसेस में रिपल्सिव भी होता है, बट हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है कि इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्स किस प्रकार का होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। चौथा जो हमें पढ़ना है इसके बारे में वो पढ़ना है कि सर इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। It is a very short range force. It is a very short range force.
ये सिर्फ बहुत जब आपके मतलब 10⁻⁻15 मीटर तक का अगर आपका गैप होगा तभी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। उससे ज्यादा आप गैप बढ़ा देंगे तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज पर ही ये लगता है। और पांचवा बात जो सबका सारांश है वो यही है कि दिस फोर्स provides stability to the nucleus। न्यूक्लियस जो है वो इसी फोर्स के लगने की वजह से स्टेबल रह पाता है। अगर ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं रहता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक दूसरे को प्रोटॉन से रिपेल करके न्यूक्लियस को स्टेबल रहने ही नहीं देते। लिख लीजिए इन सारी बातों को, और अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो अभी तक न्यूक्लियर फोर्स के डिस्कशन से हमको यह समझ में आया कि भाई न्यूक्लियस स्टेबल क्यों रह पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। न्यूक्लियॉन्स के बीच में, हर एक न्यूक्लियॉन के बीच में आपस में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन को बैलेंस कर रहा है, तो हमारा न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है। अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, अगर आपके पास एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच का गैप भी बड़ा होगा क्योंकि साइज बड़ा है। मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आपका प्रोटॉन यहां पर है और आपका दूसरा प्रोटॉन यहां पर है, न्यूट्रॉन आपका यहां पर है, दूसरा न्यूट्रॉन आपका यहां पर है। तो आपने क्या किया, न्यूक्लियस का साइज बड़ा किया तो न्यूक्लियॉन्स के बीच का गैप बढ़ गया। अब आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसे हम अगर इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा उसको हम लिखने जाए तो ये क्या होगा, K(Q1Q2)/r²। आपको पता है कि जब ये डिस्टेंस बढ़ता है, जब r का वैल्यू बढ़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो साइज बढ़ने के साथ साथ जैसे ही साइज बढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपका कम हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया। न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ होगा, न्यूक्लियर फोर्स भी वही रहेगा, बढ़ा होगा या कम होगा। न्यूक्लियर फोर्स का तो अपने डिफिनेशन में ही लिखा है ना भाई कि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। जब इसका नाम ही में आप लिख रहे हैं कि यार इसका पहचान में आप जब बता रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो जब आपका गैप बढ़ाएंगे तो ये तो और भी ज्यादा घटेगा। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा उससे कहीं ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स आपका घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आपका अभी भी लगेगा कंसिडरेबल अमाउंट में, पहले से कम लगेगा बट लगेगा, बट न्यूक्लियर फोर्स पहले की तुलना में काफी ज्यादा घट जाएगा क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस पर ही लगता है। अब अगर न्यूक्लियर फोर्स घट गया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी खतरे में आ जाएगी। तो इस वजह से जब आपका न्यूक्लियस बड़े साइज का हो जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ जाती है। बड़े बड़े न्यूक्लियसेस में आप देखेंगे कि जिन न्यूक्लियसेस का साइज बड़ा होता है वहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई करके आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं। तो लिखिए, इन लार्जर nuclei both electrostatic force and nuclear force reduce but the reduction in nuclear force is considerable due to its short range. To balance the exceeding electrostatic force, more number of neutrons are
are required, more number of neutrons are required to provide the necessary nuclear force, to provide the necessary nuclear force. लिखिए यहां तक। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका न्यूक्लियस का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपका न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है और न्यूक्लियर फोर्स बढ़ाने के लिए न्यूक्लियॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से अधिक होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर दे। लिखिए यहां तक। तो आपने बोला कि सर जब न्यूक्लियस का साइज अगर ज्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आपके पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स नहीं है तो क्या होगा, आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। या मान लीजिए कि न्यूट्रॉन्स की संख्या जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो गई तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या होगा, आपका न्यूक्लियस हो जाएगा क्या, अनस्टेबल। अगर आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, वो टूटेगा और इसी को आप लिखिए स्पॉन्टेनियस disintegration of a large and unstable nucleus into two smaller and stable nuclei is called radioactivity। मतलब किसी भी कारणवश अगर आपका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो पाया, अनस्टेबल ही रह गया, तो वो क्या करेगा, वो डिसइंटीग्रेट करेगा। और जब डिसइंटीग्रेट करेगा तो छोटे छोटे एटम्स में टूटेगा और एटम्स में टूटने के साथ ये कुछ पार्टिकल्स भी रिलीज करेगा। जैसे आपका अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा, बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा, आपका गामा रेज इमिट करेगा। तो जब भी टूटेगा तो साथ में डॉटर न्यूक्लियाइज के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी रिलीज करता है। अब ये क्या रिलीज करता है, कैसे रिलीज करता है, जब हम अच्छे से अल्फा डीके बीटा डीके पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये समझना है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस का छोटे छोटे और स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियाइज में खुद से टूट जाना ही हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। लिखिए अगला हेडिंग डालिए मास डिफेक्ट। अगला हेडिंग डाल लीजिए मास डिफेक्ट। क्या होता है ये मास डिफेक्ट, अभी पढ़ते हैं क्या होता है मास डिफेक्ट। आपने बोला कि न्यूक्लियस बना है न्यूक्लियॉन्स से, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से। मतलब कि आपके कुछ न्यूक्लियॉन्स क्या किए होंगे, मान लीजिए आपका प्रोटॉन है, ये आपका प्रोटॉन है, ये आपका न्यूट्रॉन है, ये आपका न्यूट्रॉन है। ये न्यूक्लियॉन्स आपस में आए होंगे, कंबाइन किए होंगे और कंबाइन करके आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किए होंगे। यहां पर भी यही न्यूक्लियॉन्स होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, तो न्यूक्लियस किससे बना है, ये क्या है आपका, ये है आपका न्यूक्लियस। ये है आपका न्यूक्लियस जो किससे बना है, ये बना है आपका न्यूक्लियॉन्स से। ठीक है, यहां सारे न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स अलग अलग थे, ये सारे जब एक साथ आए, एक साथ कंबाइन किए तो आपका न्यूक्लियस बन गया। अब देखा ये गया कि जो आपका न्यूक्लियॉन्स का मास है ना, जो आपका मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, मतलब जो न्यूक्लियॉन्स मिल करके न्यूक्लियस बना रहे हैं, इन न्यूक्लियॉन्स का मास जो था वो आपके न्यूक्लियस के मास से ज्यादा था। मतलब कि एक साथ आने से पहले जो इनका मास था, अलग अलग मास था, उन सारे मासेस का जो सम था, जब ये एक साथ जुटे तो उससे ज्यादा था। मतलब कुछ मास आपको यहां पर कम मिला। अब ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए आपका पेन है, पेन किस किस चीज से बना है, पेन का अपना कवर है, पेन का अपना बॉडी है, इसके अंदर रिफिल है। जब ये पेन का, मान लो आपका पेन का कवर है, उसका बॉडी है और उसका रिफिल है, ये तीन चीजों से मिलाकर के हम और साथ में आपका इंक भी है। ठीक है,
इंक मतलब इसके लिए इंक है, बाकी आपका रिफिल और इंक दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो इन तीनों चीज से मिलाकर के आपका क्या बना है, आपका पेन बना है। तो अगर आप इन तीनों का मास जोड़िएगा तो पेन के मास के बराबर होना चाहिए ना भाई, क्योंकि इसी से मिला करके बना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर का मास ज्यादा हो, जिन चीजों से मिला करके पेन बना है उसका मास ज्यादा हो जाए और पेन का मास कम हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। बट जब न्यूक्लियस को स्टडी किया गया तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। जिन चीजों से न्यूक्लियस बना है उन सबका मास, कुल मास मिला करके न्यूक्लियस के मास से ज्यादा आ रहा था। मतलब बनने की प्रक्रिया के दौरान कुछ मास यहां कम हो गया। ये मास जो जितना कम मास होता है, जितना मास कम हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए डिफिनीशन लिखिए, difference between the mass of nucleons and the nucleus, difference between the mass of nucleons and the nucleus is called what? Is called mass defect। इसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट, डेल्टा एम बोलते हैं। मतलब कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, इसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। लिखिए। बट अगला सवाल यहां पर अभी ये भी आएगा कि यार ये गया कहां, ये जो आपका मास इधर ज्यादा था और बनने के बाद यहां कम हो गया, वो मास कहां गया? तो अभी हम लोग देखते हैं, पहले आप इसको लिखिए। तो अब बात करते हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि जब न्यूक्लियॉन्स अलग अलग थे तो इनका जितना मास था उनको कंबाइन करने के बाद मेरे को टोटल मास नहीं मिला, उस टोटल मास से कम मिला। तो ये जो मास डिफेक्ट आया, डिफरेंस ऑफ मास आया, ये गया कहां? तो यहां पर आपको पता है आइंस्टीन साहब का मास एनर्जी इक्वेशन, आपको पता है एनर्जी मास इक्वेशन, जो बोलते थे आपका ई क्या होता है, ई होता है mc²। तो जितना मास यहां पर कम हुआ, मास डिफेक्ट जो आपका डेल्टा एम आया, यही आपका क्या हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी के फॉर्म में, यहां पर एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। आया समझ में? जब ये रिएक्शन होगा, जिधर का मास कम होगा, जितना मास कम हुआ वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर के रिलीज हो जाता है। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, मान लीजिए आपके पास एक एटम है, एक्स एलिमेंट का एटम है, इसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर आपका z है और मास नंबर आपका a है। इसका मतलब क्या है कि कितने प्रोटॉन से मिलकर के बना होगा, तो z नंबर ऑफ प्रोटॉन से मिलकर के बना होगा और a माइनस z न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होगा। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। जहाँ एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है कि किसी एलिमेंट, किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और आपका ये जो आपका डिफरेंस होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर का, ये बताता है कि उस एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर आपका कोई एलिमेंट है x, कोई एटम है x, जिसके अंदर आपका एटॉमिक, जिसका एटॉमिक नंबर z है, मास नंबर a है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो अगर मेरे को इसका मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, इसका मास डिफेक्ट कितना होगा, तो मास डिफेक्ट आपने अभी बोला, मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, यही तो होता है। तो यहां पर न्यूक्लियॉन्स का मास आप कैसे निकालेंगे? तो न्यूक्लियॉन्स का मास हो जाएगा z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब मास ऑफ एक प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्लस a माइनस z क्या बता रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता रहा है, तो a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस को हम लिख देते हैं m इंटू एक्स। ठीक है, किसी को दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये वाला समझ में नहीं आया? अच्छा, इसमें आपको इसमें समझ में नहीं आने का रीजन है कि लास्ट क्लास आप एब्सेंट थे, और लास्ट क्लास में आपको ये पढ़ाया गया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, मतलब आपको ये इक्वेशन में समझ में नहीं, ये समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, आपको पता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर कितना है बताइए, z है। मास ऑफ वन प्रोटॉन को हम बोल रहे हैं
mp, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, z इंटू एमपी हुआ, कोई दिक्कत। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, a माइनस z है। मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, इसको हम बोल रहे हैं m इंटू n। तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, a माइनस जेड इंटू mn हुआ। लिखिए यहां तक। इसलिए तो बोले क्लास एब्सेंट किए हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है a माइनस जेड कैसे लिखे। एटॉमिक नंबर z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। मास नंबर a क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुआ, तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका आ गया a माइनस जेड। आया समझ में, लिखिए इसको। अब देखो, आपने टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया है z इंटू एम पी, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लिया a माइनस जेड इंटू एम एन। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आप क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आप क्या लिख सकते हैं, m न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू z इंटू एम पी प्लस a माइनस जेड इंटू एम एन लिख सकते हैं। लिखिए इसको। कहाँ पे जेड एम पी माइनस क्यों होगा, आपका न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो आपने पहले प्रोटॉन्स का मास जो लिया z इंटू एम पी और उसमें न्यूट्रॉन्स के मास a माइनस जेड इंटू एम एन को ऐड कर दिया। चलिए, तो आपने बोला कि सर मास डिफेक्ट मेरा होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को आपने लिखा z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस किसका मतलब, मास ऑफ x का न्यूक्लियस। तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं mx का मतलब है मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ x। अब जो मास ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने बताया था प्रोटॉन का मतलब है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। हमने आपको बताया था प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, z मास ऑफ प्रोटॉन को हम लिखने जा रहे हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान से सुनिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन को हम लिखने जा रहे हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो अगर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन का मास को हटा देंगे तो बचा गया प्रोटॉन। तो हम इसको लिखने जा रहे हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको क्या मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, ठीक है। प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका जैसे था वैसे। और इसको मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ x को हम लिखने जा रहे हैं, इसको हम लिखने जा रहे हैं मास एटॉमिक मास ऑफ x। मतलब आपने x का एटॉमिक मास लिया और उस एटम में से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर आप उनको बाहर निकाल देंगे तो आपको उसके न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। तो इसमें से आपने क्या किया, उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसमें z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो z इंटू एम। इसको समझने में अगर कहीं दिक्कत है तो पूछिए, सबसे ज्यादा समस्या यहीं पर आती है। क्या एम एच मास ऑफ, आपको एटॉमिक मास सवाल में दिया रहेगा, सवाल में आपको एम एच का वैल्यू दिया रहेगा। अभी हम जो फॉर्मूला भी आज, हाँ समझ गया ना, ये समझ गया, ये नहीं समझ में आया। अच्छा देखो, आपका मान लीजिए जो भी आपका एक्स का जो भी आपका एटम है, इसके न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे और बाहर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे को नहीं पता। ये mx क्या बता रहा है, mx इसका पूरा एटॉमिक मास बता रहा है। मतलब इसमें आपका मास ऑफ प्रोटॉन भी शामिल है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी शामिल है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शामिल है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ इसका मास ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने क्या किया, टोटल mx में से जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, इसका एटॉमिक नंबर अगर z है तो z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हमने क्या किया, mx में से सारे इलेक्ट्रॉन्स के मास को घटा दिया तो मेरे को क्या मिल गया, इसके न्यूक्लियस का मास मिल गया।
तो हमने mx माइनस जेड टाइम्स ऑफ me लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको जरा सॉल्व किया जाए, क्या होगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट को तोड़िए, तो z इंटू एम एच माइनस जेड इंटू एम ई प्लस a माइनस जेड इंटू एम एन, ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एक्स और ये प्लस जेड एम ई। अब देखो माइनस जेड एम ई और प्लस जेड एम ई कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फाइनल फॉर्मूला बनकर के क्या आया, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला आया z इंटू एम एच प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एक्स। लिखिए इसको, और यहां पर कौन क्या है वो भी लिख लीजिए कि आपका, इसको मिटा दें, इसको मिटा देना, आपका यहां पर एम एच क्या है, एम एच है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और आपका एम एक्स क्या है, एम एक्स है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स। लिखिए, सवाल में आपको एटॉमिक मास दिया रहेगा हाइड्रोजन का, mx का वैल्यू दिया रहेगा, आप वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए उसके लिए। अगर फॉर्मूला, मान लीजिए सपोज कीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है लेकिन आप बेसिक्स जानते हैं, आप ये करना जानते हैं, अगर बेसिक्स तो आप निकाल सकते हैं, बट दिक्कत ये होगी आपका टाइम जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला डेराइव करने हर सवाल में बैठ गए तो आप कितना सवाल बना पाएंगे, 10 से ज्यादा सवाल आप नहीं बना पाएंगे पूरे पेपर में। इसलिए कंपटीशन का जमाना है, तो आपको फॉर्मूले तो आपके एकदम अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ये MH, ये आपको सवाल में 1.008 कर MU करके कुछ होता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना है। अगला हेडिंग डालिए बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है सर ये बाइंडिंग एनर्जी? सपोज करिए आपके पास आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, अच्छा खासा बना बनाया न्यूक्लियस है, इसमें अंदर आपके क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स होंगे और आपके न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर आपको इन सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना है, मतलब इस न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, सारे न्यूक्लियॉन्स भाग जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ताकि आपके ये सारे न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो जाए, मतलब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर जाए, उसी एनर्जी को क्या बोल देते हैं, उसी एनर्जी को आप बोल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगर आप बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड to disintegrate the nucleus into its constituent nucleons against the force of attraction is called binding energy। मतलब न्यूक्लियस को तोड़ के सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए जितनी एनर्जी आपको देने की आवश्यकता होगी, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी का एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन इसको आप पहले लिखिए, फिर हम लिखवा रहे हैं। ये जो आपने डेफिनेशन लिखा, अब इसका जस्ट सेम डेफिनेशन उल्टे तरीके से देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर क्या था, न्यूक्लियस बना बनाया था, आपको जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में देनी आपने दी है, उसी को आप क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने के लिए उसी को आप बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब मान लेते हैं कि शुरुआत में आपके न्यूक्लियॉन्स ही अलग अलग थे, सारे न्यूक्लियॉन्स मान लेते हैं आपके अलग अलग थे, और आपको पता है कि जब ये न्यूक्लियॉन्स साथ में आएंगे तो क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है भाई, न्यूक्लियस बना लिया मान लीजिए इन्होंने, तो न्यूक्लियस जब ये न्यूक्लियस बनाएंगे तो आपको पता है कि यहां पर कुछ मास डिफेक्ट होता है।
ठीक है, जिसकी वजह से आपका मास जो न्यूक्लियस का मास बन के आता है न्यूक्लियस के मास से कम आता है। तो यहां पर भी आपकी क्या होगी, वो जो मास डिफेक्ट हुआ वो मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो जो एनर्जी यहां पर रिलीज होता है जब न्यूक्लियॉन्स आपस में आते हैं, कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। सेम चीज को कहने के दो तरीके हैं। जब आपके न्यूक्लियॉन्स वापस आएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। या फिर अगर आपका न्यूक्लियस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और उसको तोड़ के मुझे न्यूक्लियॉन्स को अलग करना है, तो मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको भी हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने लिख लिया है। अब दूसरा वाला इस फॉर्म के लिए आप डेफिनेशन लिखिए। पहले कुछ स्पेस बना लेते हैं। लिखिए द energy released when the nucleons combine together to form the nucleus. Nucleus is called binding energy. और अगर मेरे को बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी क्यों आ रहा है भैया? क्योंकि यहाँ पर मास डिफेक्ट हो रहा है, मास कुछ कम जा रहा है और वही आपका मास डिफेक्ट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा एम मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। लिख लीजिए इसको। अगर आपका मान लीजिए डेल्टा एम, if delta m is given in AMU, अगर आपको ये AMU में दिया है तो बाइंडिंग एनर्जी आप निकालना है। आप क्या करेंगे? डेल्टा m को डायरेक्टली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू है वो पता चल जाएगा। आया समझ में? लिखिए हेडिंग डालिए बाइंडिंग एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है जी, जरा समझते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का स्टेबिलिटी से क्या संबंध है। आप बोल रहे हो कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है? अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसमें मान लीजिए आपके पास कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है। इन न्यूक्लियॉन्स को अगर आप अलग करना चाहते हैं तो आपको बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपके न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी न्यूक्लियस को तोड़ने में आपको ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, किसी न्यूक्लियस को तोड़ने में अगर आपको ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है ना भाई। जो बच्चा स्टेबल है उसको आपको डिस्टेबलाइज करने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो अगर आपका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, if the nucleus is highly stable, then more amount of binding energy per nucleon will be required to disintegrate the न्यूक्लियस। साफ सी बात है भैया, अगर न्यूक्लियस स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, तो उसमें से एक भी न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को हमने क्या लिखा है? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर। मास नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है। तो हमने लिखा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कैसे भैया? अभी आपने बोला कि सर अगर मेरे को न्यूक्लियस को तोड़ना है, न्यूक्लियस में से एक भी न्यूक्लियॉन बाहर निकालना है, तो मेरे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आपका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमने लिखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और ये ज्यादा होगा तब जब आपका न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी।
यहां पर ए क्या है, ए है आपका मास नंबर, मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये आपको बता रहा है। लिखिए यहां तक। अब देखो, आपने बोला कि सर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होता है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा उतना ज्यादा मेरे को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देने की आवश्यकता होगी। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ किसके किसके बीच बनाया, ग्राफ बनाया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बीच में, और आपका मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच में। ग्राफ बना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बीच में और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच में आपका ग्राफ बनाया गया। जब ग्राफ बना तो ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार का देखने को मिला। ग्राफ जो है आपका रफ डायग्राम है, ये एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, बट आपका ग्राफ जो दिखा वो कुछ इस प्रकार का दिखा। जो सबसे ज्यादा जो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखने को मिली, जो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखने को मिली, वो किसके लिए देखने को मिली, वो मिली आपका आयरन 2656 के लिए। मतलब सारे न्यूक्लियसेस में जो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस आपको दिखा वो किसका दिखा, आयरन का दिखा। इसके लिए कितनी थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसके लिए थी आपकी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पहला ऑब्जर्वेशन उस ग्राफ से देखने को मिला, वो लिखिए कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन was highest for what, for iron 2656, मतलब आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल था। द बाइंडिंग एनर्जी was highest for this, showing that Fe2656 nucleus was highly stable। सबसे ज्यादा स्टेबल ये था क्योंकि इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमें सबसे ज्यादा देने की आवश्यकता थी, जिसका वैल्यू कितना था, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। लिखिए इतना। सबका हो गया। चलिए अगली जो बात इस ग्राफ से आपको पहले तो आपको यह पता चल गया कि भाई जो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है वो किसका है, आयरन का न्यूक्लियस है, क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा बाकी सारे न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा किसका आया, आयरन का आया। ठीक है। दूसरी बात जो आपको पता चली वो ये थी यार कि जो आपके मीडियम साइज्ड न्यूक्लियस है ना, जो आपके मीडियम साइज न्यूक्लियस है, अगर मान लीजिए आप तुलना करें न्यूक्लियस के साइज के बेसिस पर, उनके मास नंबर के बेसिस पर, तो दूसरी बात जो आपको पता चल रही है कि जो आपके मीडियम साइज न्यूक्लियस हैं, जो मीडियम रेंज में आते हैं, इनका बाइंडिंग एनर्जी इनकी तुलना में और इनकी तुलना में ज्यादा है। जो मीडियम साइज न्यूक्लियस है, जो मीडियम रेंज में आ रहे हैं, स्मॉलर न्यूक्लियसेस की तुलना में उनका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, और हेवियर न्यूक्लियसेस मतलब जो उनसे भी ज्यादा बड़े न्यूक्लियसेस हैं, उनकी तुलना में इन मीडियम रेंज वालों का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। मतलब कि मीडियम साइज्ड न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी छोटे वालों की तुलना में और बड़े वालों की तुलना में मीडियम साइज न्यूक्लियसेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो लिखिए दूसरा कंक्लूजन जो यहां से आपको देखने को मिला वो ये था कि द स्टेबिलिटी लिखिए द स्टेबिलिटी ऑफ मीडियम साइज्ड न्यूक्लियाई was more in comparison to smaller and larger या फिर heavier भी बोल सकते हैं, in comparison to larger और heavier nuclei because its binding energy per nucleon was higher than the rest of two। मतलब कि जो भी मीडियम साइज न्यूक्लियसेस थे वो ज्यादा स्टेबल कहे गए क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन छोटे न्यूक्लियसेस की तुलना में और हेवियर न्यूक्लियसेस मतलब बड़े न्यूक्लियसेस की तुलना में दोनों से इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा थी। लिखिए चलो जी, आपने बोला कि सर अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो मेरे को यह देखने को मिल रहा है कि जो मीडियम साइज्ड न्यूक्लियसेस हैं ये ज्यादा स्टेबल हैं बनिस्पत इन कंपैरिजन टू स्मॉलर न्यूक्लियाइज एंड आल्सो द हेवियर न्यूक्लियाइज। इसका रिजल्ट क्या होगा,
रिजल्ट ये होगा कि अगर मान लीजिए इधर स्टेबिलिटी कम है और इधर स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इधर जितने भी न्यूक्लियसेस होंगे उनकी टेंडेंसी क्या होगी, यहां से उठ करके यहां जाने की, और इधर भी जितने न्यूक्लियसेस होंगे जो अनस्टेबल हैं, इनकी भी टेंडेंसी क्या होगी, यहां से उठ करके यहां जाने की। तो जो छोटे न्यूक्लियसेस होंगे उनकी टेंडेंसी क्या होगी, जो छोटे न्यूक्लियसेस होंगे उनकी टेंडेंसी होगी ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव करने की। तो ये क्या करेंगे, ये कंबाइन करके एक साथ एक बड़ा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे, ताकि ये एक मीडियम साइज न्यूक्लियस के रेंज में आ जाए और इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाए, पहले की तुलना में बढ़ जाए। दो छोटे न्यूक्लियसेस ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एक साथ कंबाइन करेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाने का कोशिश करेंगे, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। जहां दो छोटे न्यूक्लियसेस आते हैं, जुड़ते हैं और एक मीडियम साइज का न्यूक्लियस बनाने का कोशिश करते हैं। इसका ठीक उल्टा क्या होगा, यहां जो बड़ा साइज न्यूक्लियस बैठा हुआ है, मान लीजिए यहां पर एक बड़ा साइज न्यूक्लियस बैठा हुआ है, ये क्या है, इनकी तुलना में इसकी भी स्टेबिलिटी कम है, तो ये क्या कोशिश करेगा, ये भी स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और ये कब स्टेबल होगा, जब ये टूट करके दो छोटे मतलब अपने तुलना में छोटे, मतलब दो मीडियम साइज न्यूक्लियस बनाने की ये कोशिश करेगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। आया मतलब समझ में? तो लिखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, पहले लिखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, पहले आप लिख लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा कि टू स्मॉलर न्यूक्लियाइज in order to gain more stability combine together to form a medium sized nucleus। और क्योंकि ये खुद से स्टेबल होना चाह रहे हैं, तो ये मान लीजिए दो न्यूक्लियसेस हैं, ए और बी, दो छोटे न्यूक्लियसेस हैं, ये दोनों कंबाइन करके बनाना चाह रहे हैं एक मीडियम साइज न्यूक्लियस सी। तो ये खुद से क्योंकि स्टेबिलिटी करने जा रहे हैं, तो ये कैसा रिएक्शन होगा, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो यहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। मतलब ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यहां पर साथ में आपको एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है। टू स्मॉलर न्यूक्लियाइज इन ऑर्डर टू गेन मोर स्टेबिलिटी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मीडियम साइज न्यूक्लियस इन न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये कैसा रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, प्लस इसमें एनर्जी भी रिलीज होगी। दूसरा लिखिए न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा कि एन अनस्टेबल and larger nucleus in order to gain more stability will do what, will disintegrate into two medium sized nuclei in order to be ये तो लिख ही चुके हो। तो an unstable and larger nucleus in order to gain more stability will disintegrate into what, two medium sized nuclei। और ये भी रिएक्शन कैसा होगा, ये भी रिएक्शन अगर मान लीजिए अगर आप इस रिएक्शन को दिखाना चाहें जहां पर आपका एक बड़ा साइज न्यूक्लियस टूट करके दो छोटे न्यूक्लियसेस बना रहा है B+C, तो ये भी कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, क्योंकि इनको स्टेबिलिटी अचीव करनी है और स्पॉन्टेनियस होगा, तो यहां पर भी क्या होगी, एनर्जी आपकी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होगा। देखिए अच्छा, अभी जो अली का सवाल था कि सर अगर न्यूक्लियस छोटा है तो स्टेबल तो उसको होना चाहिए, बात सही भी है, छोटी है, अगर न्यूक्लियस छोटा है तो उसमें प्रोटॉन्स की संख्या भी कम है, तो उसको स्टेबिलिटी ज्यादा उसके पास होनी चाहिए। बट यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि ज्यादा स्टेबिलिटी जो है आपको मीडियम साइज न्यूक्लियसेस में देखने को मिल रही है। तो सवाल मेरा यह है कि क्या सारे मीडियम साइज न्यूक्लियस स्टेबल होंगे और क्या सारे छोटे साइज के न्यूक्लियस अनस्टेबल होंगे, और क्या सारे बड़े साइज के न्यूक्लियस भी आपको अनस्टेबल होंगे, या फिर इनमें भी कुछ न्यूक्लियसेस होंगे जो स्टेबल होंगे और कुछ होंगे जो अनस्टेबल होंगे। तब हम उनकी बात करने जा रहे हैं
कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा और कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि सारे मीडियम साइज के न्यूक्लियस स्टेबल हो गए और सारे छोटे वाले अनस्टेबल हो गए, ये कहना गलत होगा। तो कौन स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी बेल्ट से। हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी बेल्ट। अब देखो, मेरे को पता करना था कि सर अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने प्लॉट ड्रॉ किया। प्लॉट किसके किसके बीच ड्रॉ किया? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में हमने एक प्लॉट ड्रॉ किया। और इस प्लॉट को ड्रॉ करने के बाद जो आपका ग्राफ बन करके आया वो कुछ ऐसा बन करके आया कि अप टू फॉर z लेस देन इक्वल टू 20, मतलब वैसे न्यूक्लियसेस, वैसे सारे न्यूक्लियसेस जिनका एटॉमिक नंबर 20 से कम था, वो तब स्टेबल हो रहे थे जब उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बराबर थी। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल था। तब देखा गया कि यार ये स्टेबल थे। आ रहा है समझ में? तो 20 तक, मान लीजिए यहां पर अगर आपका 20 था तो 20 तक वो सारे न्यूक्लियस स्टेबल होंगे जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, वो बराबर थी। कहां तक? z इक्वल टू 20 तक। z 20 से सब z बढ़ा जब z 20 से बढ़ा, फॉर z ग्रेटर देन 20, जब आपका एटॉमिक नंबर न्यूक्लियसेस के 20 से ज्यादा हुए, तब देखने को पता चला कि सर अब जो आपके न्यूक्लियसेस स्टेबल होंगे ये वो न्यूक्लियसेस स्टेबल होंगे जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो रेशियो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो रेशियो है ये 1 से लेकर के 1.6 के बीच में थी। आया समझ में? पहला चीज तो ये पता चला कि जब एटॉमिक नंबर 20 से कम होगा तो वो न्यूक्लियसेस स्टेबल होंगे जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऑलमोस्ट बराबर होगी। जब 20 से ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो यहां पर वो न्यूक्लियसेस स्टेबल होंगे जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 1 से 1.6 होगी। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि इनके लिए जब 20 से बड़ा एटॉमिक नंबर तो वहां पर स्टेबिलिटी मिल रही है जहां न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है। और ये बात हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब आपका न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो उसको स्टेबल रखने के लिए आपको ज्यादा न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कम होगा बट कम होता है और न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए बड़े न्यूक्लियसेस में आपको न्यूट्रॉन्स के ज्यादा संख्या की आवश्यकता होती है। आपको बताया था, वही चीज देखने को मिल भी रहा है कि जब z 20 से ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज्यादा हो जाएगा। और कितना होगा? 1 से 1.6 के बीच में लाई करेगा। तीसरी बात जो पता चली वो ये पता चली यार कि बिस्मथ के बाद, बिस्मथ मतलब एटॉमिक नंबर शायद 83 है और 209 इसी के आसपास होगा, तो बिस्मथ जो था वो आपका लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस देखने को मिला। इट वाज द लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस। ये आपका लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस था। इसके बाद जितने भी न्यूक्लियस मिले वो सारे के सारे अनस्टेबल मिले। बिस्मथ के बाद आफ्टर bismuth all the nucleuses were what? all the nuclei were what? were unstable। सारे के सारे जो आपके न्यूक्लियाइज थे वो अनस्टेबल थे। मतलब आपका जो स्टेबिलिटी कर्व है वो कहां पर जाके खत्म हो जा रहा था? ये आपका खत्म हो जा रहा था z इक्वल टू 83 पर। आया समझ में? तो z अच्छा ऐसा भी नहीं है, ये बात मत समझ लिया कि z इक्वल टू 20 से नीचे सारे स्टेबल है। नहीं, सिर्फ वही स्टेबल है जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का संख्या आपस में बराबर है। फॉर एग्जांपल कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एक आपका होता है 12 आइसोटोप और एक होता है आपका 14C14 आइसोटोप। इसमें अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या देखेंगे कितना है? 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 6। दोनों बराबर है, दोनों का रेशियो 1 है, तो ये क्या है? स्टेबल है। ठीक है। अगर आप यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या देखिएगा तो ये आपका 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या देखिएगा ये है 8। यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है तो ये क्या है? आपका रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। आ रहा है समझ में? तो यहां पर भी z नीचे जब होगा, z 20 से कम होगा तो यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियसेस होंगे जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो 1 से या तो कम होगी या 1 से ज्यादा होगी और वो सारे अनस्टेबल होंगे। z इक्वल टू 20 से 83 के बीच में भी बहुत सारे न्यूक्लियसेस होंगे जिनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो होगा वो इस रेशियो के बीच में नहीं लाई करेगा, या तो 1 से कम होगा या तो 1.6 से ज्यादा होगा। वो सारे भी क्या होंगे?
वो सारे भी अनस्टेबल होंगे। आ रहा है बात समझ में? और कैसे स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे उसी के बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे। इस कर्व को ड्रॉ कीजिए और ये तीनों पॉइंट नोट कीजिए। ये लाइन कौन सा लाइन है? ये लाइन बता रहा है, ये लाइन वो लाइन है जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर थी। ये लाइन कब तक चला? z इक्वल टू 20 तक चला। z इक्वल टू 20 के आगे लाइन से आपका कर्व ऊपर चला गया, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। इस कर्व को क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी बेल्ट बोला जाता है। हो गया सबका? तो आपका स्टेबिलिटी बेल्ट से आपको क्या पता चला कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी के लिए क्या आवश्यकता है? कितना रेशियो होना चाहिए? अगर Z 20 से कम होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 के आसपास होना चाहिए। 20 से ज्यादा होगा तो 1 से 1.6 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप 83 से आगे बढ़े तो आपका कोई भी स्टेबल न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। तो भाई एक बात बताओ, जो स्टेबल है वो तो स्टेबल है, जो अनस्टेबल है आपको पता है वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करेगा, और इसी प्रक्रिया में वो क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियसेस इस स्टेबिलिटी बेल्ट से ऊपर या फिर नीचे लाई कर रहे हैं, मतलब जो स्टेबल नहीं है, जो स्टेबिलिटी बेल्ट से या तो ऊपर लाई करेंगे या नीचे लाई करेंगे, वो कैसे स्टेबल होने का कोशिश करते हैं, वो कैसे इस स्टेबिलिटी बेल्ट पर आने का कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके, अच्छे से कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज अगर कहीं भी जो आपको पढ़ाया गया है कहीं भी डाउट है तो पूछ लीजिए, और डाउट नहीं है तो कल आप लोग पढ़ करके आएंगे। ठीक है, चलिए। वो जो सीधा लाइन गया है ये वाला वो स्टेबल वाला है। हाँ, ये बता रहा है कि ये लाइन वो बता रहा है, मतलब इस लाइन पर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। तो इस लाइन पर आपके स्टेबल न्यूक्लियस कब तक मिले? जब तक 20 था तब तक मिले। बट इससे आगे जैसे ही आप बढ़े तो आपको स्टेबिलिटी इस लाइन पर नहीं मिली, आपको स्टेबिलिटी इस वाले कर्व पर मिली। मतलब ये वाला लाइन पूरा NP, ये एक इमेजिनरी लाइन है, मैं आज ड्रॉ किया है। NP/NN का रेशियो 1 होगा। हाँ, ये वो वाला लाइन है।